आज जब इस वार्ता में आ रहा था तो मालूम पड़ा कि देश की वित्त मंत्री भी आज भोपाल शहर में थी और कुछ बड़ी बड़ी बातें उन्होंने कही। और फिर से जैसे कि अलग अलग उनको शौक है मोदी सरकार को, तो 5G की बात की और कहा कि गुड गवर्नेंस, मोदी जी की गारंटी, गुडविल, गरीब कल्याण, ये तमाम बातों को उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से जोड़ा। लेकिन आज का ही अगर आप अखबार उठा के देखें सुबह का, तो 5G में से सारे 5G को फेल आज हमने देखा, जब एक बड़ी खबर नजर आई कि मोदी सरकार, जिसको कि गुड गवर्नेंस वो बोल रही थी, वो खाद लोगों को किसानों तक पहुंचाने में विफल हो रही है। ये कैसा गुड गवर्नेंस है कि रबी के मौसम में जब किसान को खाद की सबसे ज्यादा जरूरत है, किसान को खाद उपलब्ध नहीं है। और क्यों उपलब्ध नहीं है? ये जो मोदी जी की गारंटी थी, वो मोदी जी की फोटो उसके आड़े आ गई और वो फोटो जो है उनकी गारंटी को विफल कर रही है। और आज किसान को खाद नहीं मिल रही है क्योंकि खाद के बैग के ऊपर मोदी जी की फोटो है और इलेक्शन के दौरान ये काम इलेक्शन कमीशन अलाउ नहीं करता है। तो मोदी सरकार के पूरे और भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार, हालांकि आज उन्होंने शिवराज सिंह चौहान जी की गारंटी की बात नहीं की, आज उन्होंने शिवराज सिंह चौहान जी की गुडविल की बात नहीं की, आज उन्होंने शिवराज सिंह चौहान जी की ग्रोथ की बात नहीं की, आज उन्होंने शिवराज सिंह चौहान की गुड गवर्नेंस की बात नहीं की। भारतीय जनता पार्टी खुद ब खुद मध्य प्रदेश सरकार को किनारे रखकर आज ये हिम्मत नहीं जुटा पा रही है कि मध्य प्रदेश में आकर अपनी सरकार की उपलब्धियों के बारे में बात कर सकें और अपनी सरकार की उपलब्धियों को सामने रख सकें। आज पहला सवाल इस पत्रकार वार्ता से हमारा आपके माध्यम से प्रदेश की जनता से है कि ये कैसी सरकार आपने चुनी है जो बात करती है किसानों के भले की, लेकिन ऐन मौके पर केवल अपने प्रचार के लिए, मोदी जी के अपने प्रचार के लिए लाखों लाख किसानों के ऊपर संकट पैदा कर दिया है। और हम सब जानते हैं अगर वक्त पे खाद उपलब्ध नहीं होती है तो उसका खामियाजा किसान के परिवार को पूरे साल भुगतना पड़ता है, देश को भुगतना पड़ता है, क्योंकि अन्न की पैदावार कम होती है और एक पूरी सामाजिक जो परिवार की शांति है किसानों की, वो भंग होती है। तो आज ये बहुत गंभीर विषय है जिसको कि हम आज उठाना चाह रहे हैं कि मोदी सरकार, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान की बात वो भी नहीं करते हैं और शायद किसी मजबूरी में अभी साथ रख रहे हैं, ये तो पूरा प्रदेश जानता है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी ये बात आज बार बार पूछ रहे हैं कि चौहान साहब के साथ जो किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा वो सर्वविदित है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की चाहे प्रदेश की सरकार है चाहे राष्ट्र की सरकार है, वो किसानों के मामले में क्यों इतनी दुश्मन बनी हुई है? एक के बाद एक हम पिछले कुछ सालों में देख रहे हैं। सबसे पहले काले कानून लाए, कोशिश की कि सारी जो किसान की पूरी व्यवस्था है वो कॉर्पोरेट के हाथ में कर दें, कोशिश की कि किसानों को कुचल दें। उत्तर प्रदेश में लखीमपुर में बाकायदा कुचल भी दिया। ये सिर्फ शाब्दिक मुहावरे के तौर पे नहीं हुआ, असल में कुचल दिया गया किसानों को। लेकिन उसके बावजूद किसान इस देश के लड़े और मोदी सरकार को पीछे हटना पड़ा। आज भी जो वायदे मोदी जी ने किए थे, उस समय भी पंजाब के चुनाव आ रहे थे और चुनाव जीतने के लिए वायदे कर दिए कि हम ये काले कानून वापस ले रहे हैं, कुछ दिनों के अंदर नई व्यवस्था ले आएंगे, 100 दिनों के अंदर। आज 1.5 साल तो हो गया, भूल गए उसके बाद। तो ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, किसानों के मुद्दे पर इतना किसानों के खिलाफ क्यों रहती है कि अगर यहाँ पे 2008 में जब वो आए थे, मुझे याद है, तब उन्होंने कर्जा माफी की बात की थी और बाद में बोल दिया कि हम तो अपने दम पे जीते हैं, कर्जे की क्या बात है, माफी किस बात की। तो अगर अलग अलग हम भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे देखते हैं तो हर बार वो किसानों के मुद्दे के खिलाफ रहती है। और इतनी बड़ी बात कि अपने प्रचार के लिए मध्य प्रदेश के किसानों को खाद उपलब्ध ना होना, ये बहुत गंभीर विषय है और कांग्रेस पार्टी इसको उठाती है और आज ये बात कहना चाहती है कि किसानों की
को खाद उपलब्ध हो, इसके लिए तुरंत जो भी इमरजेंसी प्लान बनाना चाहिए वो बनाना चाहिए। निर्मला सीतारमण जी की जो बात है, गुड गवर्नेंस की बात करती हैं, गारंटी की बात करती हैं। बाकी चीजों में हम नहीं मानते हैं कि वो कर पाएंगे, लेकिन कम से कम किसान को खाद तो उपलब्ध करा दें, ये पहली बात। दूसरी बात, मुझे उम्मीद है कि जब वो आज वित्त मंत्री के तौर पे आई होंगी तो शायद आप में से किसी ने उनसे सवाल पूछा होगा कि आप देश की वित्त मंत्री हैं। आज जब कांग्रेस पार्टी ने बात बोली कि हम 500 रुपए का सिलेंडर देंगे, तो भारतीय जनता पार्टी को याद आई कि हाँ, सिलेंडर बहुत महंगा है, और वो भी कहने लगे कि हम भी सस्ता देंगे। तो कोई तो उनसे पूछा होगा कि 9 साल में आप लोगों ने पेट्रोल के रेट, सिलेंडर के रेट इतने क्यों बढ़ाए? आज आकर आपको जनता का दर्द समझ में आ रहा है। आज आप ये बात कह रहे हैं कि हम भी 450-500 में सिलेंडर दे देंगे, वो भी सिर्फ उन महिलाओं को जिन महिलाओं के नाम पे सिलेंडर रजिस्टर हैं, जो कि बहुत कम संख्या है। सबको तब भी नहीं देंगे वो। ये सवाल आज वित्त मंत्री से पूछा जाना चाहिए था कि, और आपने नहीं पूछा तो हम लोग पूछते हैं कि वित्त मंत्री जी, आप की देश में 9 साल से सरकार है, इस 9 साल के अंदर आपने पेट्रोलियम के जो उत्पाद हैं उस पर बेतहाशा टैक्स लगाया है। 33 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने, अकेले केंद्र सरकार ने जनता से टैक्स की मार्फत वसूला है। और 33.5 लाख करोड़ रुपए में से जनता का तो आपने 100 रुपए के करीब पेट्रोल और 1100 कहीं 1200 रुपए का सिलेंडर बेचा, लेकिन जो 33.5 लाख करोड़ आपने कमाए जनता से, उसमें 25 लाख करोड़ आपने बैंकों के माफ कर दिए कॉर्पोरेट सेक्टर के। जनता से आप पैसा लेते रहे 9 साल तक, 9.5 साल तक, और उसको कॉर्पोरेट सेक्टर को 25 लाख करोड़ आपने माफ कर दिया। ये सवाल मुझे लगता है कि आज वित्त मंत्री जी को यहां पे आके जवाब देना चाहिए। ये 5G, गारंटी, गवर्नेंस जैसे जुमले पिछले 9.5 साल में बहुत देखे गए हैं इस देश के अंदर। आज सवाल ये पूछने का है कि ये अधिकार मोदी सरकार को, ये अधिकार प्रदेश में भाजपा सरकार को किसने दिया था कि जो जनता का पैसा है, जो आप टैक्स की मार्फत लेते आए हैं, जो जनता का पैसा है, जो आपने जनता से उनका खून चूस कर निचोड़ा है, उसको आपने कॉर्पोरेट सेक्टर के कर्जे माफ करने के लिए क्यों इस्तेमाल किया? 33 लाख करोड़ रुपए आपने वसूला, और 25 लाख करोड़ रुपए जो इनका अपना डेटा है सरकार का, वो आपने माफ कर दिया केवल कुछ एक कॉर्पोरेट परिवारों का, कॉर्पोरेट सेक्टर का। तो ये सवाल वित्त मंत्री जी से हम लोग पूछना चाहते थे। मैं अपनी बात को सिर्फ इतने तक रखूंगा, और जो आप पूछना चाहें मैं जवाब देने को तैयार हूं। सर, ये पिछली बार कांग्रेस की सरकार आई तो किसानों का कर्जा जो है तो 1 लाख किया जाएगा। इस बार सरकार बनी तो 1 लाख। पिछली बार जब सरकार आई थी, जिस दिन शपथ ग्रहण हुई थी, शपथ ग्रहण के तुरंत बाद कैबिनेट मीटिंग हुई थी, उसमें फैसला लिया गया था कि किसानों का कर्जा माफ होगा, और माफ करने की प्रक्रिया, और कई लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ। ये एक प्रक्रिया चला था, 27 लाख कर्जा माफ हुआ था। और उस वक्त भी हम ये कह रहे थे कि इतनी बड़ी संख्या में माफ करने के लिए सरकार की प्लानिंग पहली कैबिनेट मीटिंग में फैसला हो गया था। और अभी हम ये कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार, बीजेपी सरकार की तरह इस बात को सिर्फ कहने के लिए नहीं कहती है। जिस तरह पिछली बार 11,000 करोड़ का कर्जा माफ किया गया, इस बार भी सारा का सारा कर्जा जो किसानों का है वो कांग्रेस सरकार माफ करने का वायदा कर चुकी है। सर, आप अभी मंच के उस तरफ हैं, कभी आप मंच के इस तरफ भी थे जी। आपको मीडिया से बैकग्राउंड है आपका। आपने पार्टियों को कवर किया एज ए जर्नलिस्ट बन के, और अब आप खुद एक पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। क्या अंतर है दोनों? देखिए, अगर आप भारत की परंपरा को समझें तो महात्मा गांधी से लेकर, तिलक से लेकर आडवाणी जी तक ज्यादातर पत्रकार इस देश के अंदर वो 2 बैकग्राउंड से आए हैं। ज्यादातर नेता या तो वो पत्रकार रहे हैं या वो वकील रहे हैं। तो मैं उसी परंपरा का निर्वाह कर रहा हूं, और जो जानकारी मैंने वहां जाके पाई थी वो मैं यहाँ पे उम्मीद करता हूं कि उस जानकारी का इस्तेमाल आज राजनीति में कर सके। अब जानकारी कैसे है? आपने बोला
मैं तो अभी फुल टाइम राजनीति में 1 साल पहले ही आया और उसके पहले 7-8 साल पत्रकारिता की। अब आज रागिनी जी मुझे बता रही थी कि 5G की बात हुई, तो मैं सोचता हूँ पत्रकार के तौर पर या नेता के तौर पे आज मुझे और पत्रकार के तौर पे आपको ये याद कराना चाहिए जनता को कल अखबारों में कि 5G तो बोल दिया, इसके पहले क्या क्या चीज याद करने को बोला गया जनता को। कुछ याद है कि एक बार ABCD बात हुई थी, ABCD बोला था उन्होंने, मोदी जी ने, कि अवॉइड, बाईपास, कंफ्यूज, डिले। आपको ABCD कभी सुना बीजेपी से? कभी बोला 5 E's, एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सपीरियंस, एक्सप्रेस, एक्सेल, भूल गए। कभी उन्होंने बोला 3P, पीपल, प्लेनेट, प्रॉफिट, भूल गए। कभी बोला 3D, डेमोग्राफी, डिविडेंड, डिमांड। ऐसे करीब 150 बार 9 साल में, कभी 5G, कभी 3P, कभी 5E, कभी TOP, कभी STOP, कभी GIAN, कभी उस्ताद, कभी कुछ। तो पूरे 9.5 साल भारतीय जनता पार्टी लोगों को केवल जुमले नए नए सिखाती रही और आज भी वित्त मंत्री आकर एक नया जुमला मध्य प्रदेश की जनता को सिखाने की कोशिश करके गई। और मैं उम्मीद करता हूं कि कल का अखबार मध्य प्रदेश का जो परंपरा को निभाते हुए पत्रकारिता की मध्य प्रदेश की जनता को याद दिलाएगी इस 5G के पहले कितने G, कितने P, कितने E बेचने की कोशिश की गई और रिजल्ट सबका 0 रहा। कांग्रेस पार्टी की जहां तक बात है, हम केवल 2D की बात कर रहे हैं आपसे, एक दिल, एक दिमाग। हमारा दिल जो है वो गरीबों के साथ है। ये कांग्रेस का इतिहास है कि हमारी नीतियां गरीबों के साथ है और हमारा दिमाग कांग्रेस का वो विकास करना जानता है। इस देश के अंदर चाहे जितने PSU हों जो मोदी जी बेच रहे हैं, वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं के दिमाग से बने थे। इस देश में जितनी सड़कें हैं, जितने साइंटिस्ट संस्थान बने हैं, जितने बैंक आज दुनिया के टॉप बने हैं, जो सब दिए जा रहे हैं, इतनी बड़ी आर्मी, दुनिया की दूसरे नंबर की आर्मी है हमारी, वो सब कांग्रेस पार्टी के दिमाग की देन है। हम दिमाग से सरकार चलाते हैं और दिल से नीतियां बनाते हैं ताकि गरीब जनता इस देश के अंदर जी सके। हम में से जितने लोग हैं यहाँ पे, जितने बैठे हैं, मैं इस बात को दावे से कह सकता हूं, हमारे परिवारों की हालत 50, 60, 70 साल पहले अच्छी नहीं रही होगी। ये तय बात है। 50, 60, 70 साल के अंदर हमारी पीढ़ियां, हमारे पेरेंट्स की पीढ़ियां, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की पीढ़ियां, वो इस देश में तरक्की की सरकारी नौकरी की वजह से, वो इन्होंने खत्म कर दी। वो इस देश में तरक्की की क्योंकि इस देश में एग्रीकल्चर को स्वायत्त बनाया गया, एग्रीकल्चर को प्रॉफिटेबल बनाया गया। अब वो इन्होंने कॉर्पोरेट को देने की कोशिश कर दी। हम लोगों ने तरक्की की क्योंकि इस देश में जब जब कोई टेक्नोलॉजी आ रही थी, अगर 50 के दशक की बात करें, 60 के नेहरू जी की बात करें, तो इस देश में इंजीनियर, डॉक्टर पैदा हुए और पूरी दुनिया में भारत के डॉक्टर्स मशहूर हैं आज। वो नेहरू जी की देन थी। इंदिरा जी आई 70 के दशक में तो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बने पूरे देश में। पूरे देश में हम जो खाने के लिए गेहूं नहीं था हमारे पास, आज हम चावल में, गेहूं में, स्पाइसेस में, फलों में, कपास में, सब में दुनिया में 1 या दूसरे नंबर पे हैं। पूरी दुनिया का हम अन्न भंडार हैं। तो ये किया गया। 80 के दशक में राजीव जी आए तो पूरी दुनिया में कंप्यूटराइजेशन हो रहा था, तो हम कंप्यूटर्स में दुनिया में नंबर 1 हो गए। 90 के दशक में ग्लोबलाइजेशन आया, नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी के पास दिमाग था, तो हम पूरी दुनिया में ग्लोबलाइजेशन से जुड़कर सर्विस सेक्टर में टॉप पे पहुंचे। मनमोहन सिंह जी के टाइम पे पूरी दुनिया में BPO, तमाम चीजें, भारत टॉप पे रहा। हम सब जानते हैं इस बात को। हमारे CAs, हमारे मैनेजमेंट प्रोफेशनल पूरी दुनिया में छा गए। ये पहली बार हो रहा है पिछले 10 साल में कि दुनिया में ऑनलाइन व्यापार की तरफ शिफ्ट हो रहा है। छोटा दुकानदार परेशान है, इस सरकार के पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसने सोचा ही नहीं। मोदी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार ने यह सोचा ही नहीं कि अब ये नया चुनौती देश में आ रही है। हमने, जब हम सरकार चलाते थे, हम उसको अपॉर्चुनिटी मानते थे, मौका। हम टॉप पे पहुंच गए दुनिया में। ये पहली बार हो रहा है, चाहे ऑनलाइन हो, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, केवल बातें हो रही हैं 2G, 5G, 5P, 6E। लेकिन इस देश के अंदर हम अगर ये दौर में प्लान नहीं करेंगे, अगर हम कांग्रेस की बात कर रहे हैं, अगर हमारी सरकार होती तो आज हम दुनिया में ऑनलाइन बिजनेस के ऊपर, आज हम दुनिया में AI के ऊपर टॉप पे होते।
आज हमारे गली मोहल्लों में, जैसे राजीव जी के टाइम पे हर गली मोहल्ले में कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खुला था, जैसे मनमोहन सिंह जी के टाइम पे हर गली मोहल्ले के अंदर बच्चा बीपीओ में नौकरी करने लगा था। आज अगर हम होते तो हम केवल बातें ना कर रहे होते, हम काम कर रहे होते, हम दिल से काम करते, हम दिमाग से काम करते। बात चल रही है, लेकिन नहीं, इंडिया की जहां तक बात है, कल कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी ने भी इसको स्पष्ट बोला, इंडिया अलायंस पूरी तरह एक है। इंडिया अलायंस लोकसभा चुनाव के लिए बना है। लोकसभा चुनाव हम लोग सब मिलकर लड़ने जा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो विरोधी है वो मोदी सरकार है। ये आप यूं समझिए, हमारे परिवारों में एक्सटेंडेड फैमिली है, जहां हर एक का अपना अपना परिवार राज्य में अपना चलता है, लेकिन जब आप देश के नाम पे आते हैं तो एक पूरा ज्वाइंट फैमिली है जो मोदी सरकार को हटाने के लिए मिलकर काम कर रही है लगातार। और चूंकि मैं खुद उसमें शामिल हूं, खुद उस कमेटी में हूं, लगातार हमारी बातचीत उन सब पार्टी से हो रही है। अब समस्या क्या है कि 5 राज्यों में चुनाव है, इन 5 राज्यों में विपक्ष की पार्टी कांग्रेस है, 2 राज्यों में हमारी सरकार भी है और बाकी जगह हम मुख्य विपक्षी हैं। अगर हम इन राज्यों में चुनाव पर ध्यान नहीं देंगे और अगर हम बात करेंगे केरल की या बात करेंगे पंजाब की या दिल्ली की, वो उचित नहीं है। इंडिया अलायंस तभी मजबूत होगा जब कांग्रेस पार्टी इन 5 राज्यों में चुनाव जीतेगी। और ये बात सच है कि पिछले 12-13 साल के बाद, आप सब भी ये सब बात जानते हैं कि 12-13 साल के बाद पहली बार ये मौका आया है कि सभी 5 राज्यों में आम जनता हो, मीडिया हो या ब्यूरोक्रेसी हो, वो ये बात कह रही है कि कांग्रेस चुनाव जम के लड़ रही है, कांग्रेस जीतने की स्थिति में है और कई जगह ये भी कहा जा रहा है कांग्रेस की लहर है। ये जो आज स्थिति बनी है, ये बड़े लंबे समय के बाद देश में बनी है। भारत जोड़ो यात्रा से जो शुरू हुआ, कांग्रेस के नए अध्यक्ष खड़गे जी का जो तालमेल जनता के साथ बन रहा है, हमारे तमाम कार्यकर्ता, हमारे नेता जो इस बात के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हो गए हैं कि अब हमको जीतना है, क्योंकि जनता सफर करने लगी है, अब केवल कांग्रेस सफर नहीं कर रही है। तो ये जो माहौल बना है, ये हम चुनाव जीतेंगे तो आप यकीन मानिए इंडिया अलायंस भी मजबूत होगा। अगर हम यहां छोड़कर अलायंस पे ध्यान देते और चुनाव कमजोर पड़ते तो अलायंस भी कमजोर पड़ता। आशीष मोदी ने आज कहा है 17 में कि जब तक राम मंदिर ना बन जाए तब तक थकना नहीं है, दूसरा करना है, चलते चलो। दूसरा, दिल्ली में बैठे भाजपा में पहले दिल्ली में बैठे कांग्रेस के नेता चाहते हैं कि मध्य प्रदेश के नेता लड़ते रहे, कपड़े फाड़ते रहे, जिससे उनकी राजनीति चलती है। 2 सवाल। कांग्रेस के नेता ये क्यों चाहेंगे कि बीजेपी के नेता लड़ते रहे आपस में कपड़े नहीं, क्योंकि सत्य तो है कि कांग्रेस के नेता इकट्ठे रैली कर रहे हैं, बीजेपी वाले आपस में कपड़े फाड़ रहे हैं। उनको शायद गलत खबर पहुंच गई है। उनको अपनी पार्टी के बारे में, मुझे लगता है वो अपनी पार्टी की, अपनी जनता से कट चुके हैं मोदी जी। उनको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जो स्थिति है मध्य प्रदेश के अंदर, जो आप सब लोगों को पता है, लेकिन पहली बार ये सुनने में आ रहा है कि देश के प्रधानमंत्री जी को अपनी पार्टी की स्थिति नहीं मालूम है। अपनी पार्टी के बीच में जो, चाहे यहां पे हो, चाहे छत्तीसगढ़ में हो, चाहे राजस्थान में हो, चाहे कर्नाटक में हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, उनकी अपनी पार्टी में आज नेता लड़ रहे हैं। आज आपको ये बताऊं, कर्नाटक के अंदर जब चुनाव हो रहे थे, ऐसी भाषण वो दे रहे थे, ऐसी भाषण देते थे कि कांग्रेस का चेहरा कौन होगा, कांग्रेस के नेताओं में लड़ाई है। हमारे तो मुख्यमंत्री भी चुने गए सिद्धरामैया जी, हमारे उप मुख्यमंत्री भी चुने गए डीके शिव कुमार जी, लेकिन 6 महीना हो गया, भारतीय जनता पार्टी नेता विपक्ष नहीं चुन पाई। वहां पे 6 महीने से कर्नाटक में नेता विपक्ष नहीं है और 6 महीने से कर्नाटक के अंदर भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष नहीं है। तो मुझे लगता है मोदी जी को अपनी पार्टी की सुध लेनी चाहिए। उसके अंदर जो झगड़े शुरू हो गए हैं उसके बारे में बोलना चाहिए। कांग्रेस पार्टी हर राज्य के अंदर मिलकर जमकर चुनाव लड़ रही है। बहुत खराब हो गई है कि आपकी सरकार आने की वजह से जो जनता है वहां पर काफी परेशान है। वित्त मंत्री जी आज बोल रही, देखिए वित्त मंत्री जी जो बोलती हैं, उनके अगर कर्नाटक चुनाव के भाषण निकाल लिए जाएं तो उन्होंने कर्नाटक में जाके ये बोला कि कांग्रेस पार्टी आएगी तो दंगे होंगे।
अमित शाह जी ने बोला था। कांग्रेस पार्टी आएगी तो सरकार नहीं बन पाएगी, कांग्रेस के एमएलए चले जाएंगे। ये सब बातें तो बोलने के आदी हैं। रिजल्ट क्या है? रिजल्ट ये है कि कर्नाटक के अंदर हमारी सरकार चल रही है, हमारी लहर थी, हम जीते थे। एक बार तो ईमानदारी इस देश में बरतते भारतीय जनता पार्टी के नेता, ईमानदारी से जो देश में हो रहा है उसकी बात तो करते। उनको हर जगह झूठ ही बोलना होता है। तब भी झूठ बोला कर्नाटक में हम जीत रहे हैं, हार गए। तब भी झूठ बोला कांग्रेस में लड़ाई है, मैंने कहा अपनी लड़ाई नहीं संभल रही है। आज भी झूठ बोल रहे हैं। आज कर्नाटक की सरकार, इतनी महिलाएं हैं, आज सबके बैंक अकाउंट में पैसे जा रहे हैं। 2 करोड़ से ऊपर महिलाओं के अकाउंट में पैसे जा रहे हैं। आप जाके पूछिए तो सही वहां पे। आज वहां पे महिलाएं बस में फ्री सफर कर पा रही हैं। तो वित्त मंत्री जी को वो नहीं दिख रहा है, लेकिन आदतन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से असत्य बोलती है, वो गवर्नेंस में भी असत्य बोलते हैं, वो पॉलिसीज में भी असत्य बोलते हैं, वो चुनाव प्रचार में भी असत्य बोलते हैं, और आज भोपाल में आके भी यही परंपरा वो कायम रख रहे हैं। मोदी जी पहले तय कर लें कि पहले कर्नाटक को उन्होंने एटीएम बनाया था, जब महाराष्ट्र में हमारी ज्वाइंट सरकार थी तब उनके बारे में भी यही बोला था। और दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि इस देश में नोटबंदी के बाद पूरा कालाधन मैंने खत्म कर दिया। यही बोले थे ना, आप सबके पैसे छीन लिए थे, हमारी फैमिली की महिलाओं के आटे के डिब्बे से भी पैसे निकाल लिए थे। आज मोदी जी से सवाल पूछना चाहिए कि अगर देश में इतने एटीएम खुल रहे हैं सरकारी लेवल पे, तो वो क्या कर रहे हैं 9 साल से? नोटबंदी तक तो कर ली उन्होंने, ईडी चला दी सबके ऊपर, सीबीआई चला दी सबके ऊपर, आईटी चला दिया सबके ऊपर। लेकिन ये तो विफलता है मोदी जी की कि वो एक प्रधानमंत्री के तौर पे विफल माने जाएंगे अगर वो आज भी ये बात कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन के आपके जो सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी नीतीश कुमार, उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया है जिसकी सभी दूर आलोचना हुई है। कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है? कांग्रेस पार्टी का स्टैंड बिल्कुल स्पष्ट है। नीतीश जी ने कल अपने बयान के लिए माफी मांगी है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस देश के प्रधानमंत्री उस दिन के लिए माफी मांगेंगे जब मणिपुर के हमने वीडियो देखे थे महिलाओं के, वो भी माफी मांगे। देश में केवल जबान से गलत बोलना खराब नहीं होता है, जो महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है वो भी खराब है। मैं उम्मीद करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से ये बात पूछी जाएगी कि महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहा है, अभी बीएचयू के अंदर, आईआईटी के अंदर एक लड़की के साथ रेप हुआ, 5 दिन से कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है यूपी के अंदर। आईआईटी तक सुरक्षित नहीं बच रहे हैं इस देश के अंदर, तो सड़क पे महिलाएं सुरक्षित नहीं है, वो भी उतना ही खराब माना जाएगा, उसकी भी उतनी ही भर्त्सना की जाएगी। और यहाँ तो महिलाओं के ऊपर जो क्राइम है उसके ऊपर तो पूरी पोथी लिखी गई है। आप ही के अखबार छापते रहे हैं, अखबारों में हमने पढ़ा है ना। तो ये केवल जबान खराब होना खराब नहीं होता है, महिलाओं पे जो एक्चुअल में अत्याचार हो रहा है उसकी एक बार भी मोदी जी ने, शिवराज जी ने या भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने कभी एक भी बयान दिया है? एक भी आज तक हमने कोई बयान नहीं पढ़ा है। जी धन्यवाद। थैंक यू।